फैगोसाइटोसिस को कैसे डिफाइन करते हैं बेटा? सेल ईटिंग प्रोसेस को, आसान लफ्जों में सेल ईटिंग प्रोसेस को हम फैगोसाइटोसिस कहते हैं। यानी जब एक सेल, अब इसको लिखें डिटेल में, तो जब एक सेल को दूसरा सेल इंगल्फ कर ले, ऐसे देखो, इंगल्फ करने का मतलब क्या है? ऐसे में आके गले से लगाता हूं और ऐसे फिर खुद ही समा लेता हूं अपने अंदर, दो जिस्म एक जान हो जाता है। अभी डायग्राम में दिखाऊंगा। तो इस मैकेनिज्म, जब यूं आसान लफ्जों में एक सेल जब दूसरे सेल को खा जाए, तो इस मैकेनिज्म को फैगोसाइटोसिस कहते हैं। अब कौन से डब्ल्यूबीसी हैं जो फैगोसाइटोसिस कर सकते हैं? तो जैसा कि थोड़ी देर पहले हमने बात की कि कौन से डब्ल्यूबीसी हैं जो बेटा फैगोसाइटोसिस करते हैं, बोलिए। तो बेटा फैगोसाइटोसिस करने वाले डब्ल्यूबीसी को हम फैगोसाइट्स कहते हैं। पता चला कि फैगोसाइट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि वो फैगोसाइटोसिस कर सकते हैं। समझ रहे हो भाई? क्योंकि वो फैगो, अरे बोलो, अरे मेरा वायर कहाँ गया भाई? रोनिन का ओरिजिनल वायर तुमने गाड़ने का फैसला कर लिया। तुमने कहा सी टाइप मार के ले जाती हूं मैं। ये उम्मीद नहीं थी मायरा बागले मुझे तुमसे। मायरा बागले, चलो बेटा। तो फैगोसाइट्स में कौन से डब्ल्यूबीसी आ जाते हैं फरिया फराचा? नंबर 1 न्यूट्रोफिल्स, नंबर 2 मैक्रोफेज। ठीक है जी। दीज टू टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसीज, बिकॉज दे कैन परफॉर्म फैगोसाइटोसिस, आर कॉल्ड फैगोसाइट्स। इस वक्त मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं मैकेनिज्म ऑफ फैगोसाइटोसिस बाय न्यूट्रोफिल, बाय। अच्छा, अब समझ रहे हैं ना? हालांकि आप में इतना दिमाग तो है नहीं कि अगर ये दोनों सेल फैगोसाइटोसिस ही करते हैं तो दोनों अलग क्यों है? मालूम हो दोनों के फैगोसाइटोसिस में फर्क होगा ना? लॉजिक है। अगर सेल खाने का ही काम है तो एक ही कर लेता। तो दोनों फैगोसाइटोसिस कर रहे हैं, इसका मतलब दोनों का कुछ तो डिफरेंस है, वो आप समझ जाओगे। तो पहले, इसीलिए मैंने क्या कहा, पहले हम करने जा रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ फैगोसाइटोसिस बाय, अरे बोलो भाई, बाय न्यूट्रोफिल। इससे पहले कि इस चैप्टर में हम आगे बढ़े, अब दो टर्म आपके मुंह पे मारने लगे। ये पूरे चैप्टर में चलेगी, बार बार आपके आंसर्स में भी आनी चाहिए। माशाल्लाह 10th ग्रेड में पढ़ा हुआ ही है आपने। जिन्होंने 10th ग्रेड में पढ़ा है उन्होंने पढ़ा ही नहीं असल में। मतलब रीजन ये है 10th ग्रेड में तो आपने कैम्ब्रिज वाले क्राइटेरिया को पता नहीं पूरा भी किया है नहीं किया। तो बच्चे समझना, अब दो टर्म चलेंगी इससे इस टॉपिक में नहीं, पूरे चैप्टर में। देखो, क्या आप ये मानते हो, जानते हो कि हमारे जो सेल्स होते हैं इनकी सरफेस पर स्पेशल रिसेप्टर्स होते हैं? हर सेल के ऊपर क्या होते हैं? रिसेप्टर्स, स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं, इनको आप क्या कहते हैं? रिसेप्टर्स, जो कि मल्टीपल चीजों को रिसीव करते हैं। तो हर सेल के ऊपर, चाहे हमारी बॉडी का सेल हो, लिसन केयरफुली, चाहे हमारी बॉडी का सेल हो या बैक्टीरिया अगर हमारी बॉडी में आ गया, तो बैक्टीरिया भी तो एक सेल है ना, उसके ऊपर भी क्या होंगे? रिसेप्टर्स। वायरस आ गया, उसके ऊपर भी क्या होंगे? रिसेप्टर। तो हर सेल के ऊपर क्या होते हैं? रिसेप्टर्स। मेरे बच्चे, अब इम्यूनोलॉजी के अंदर ना रिसेप्टर के लिए जो वर्ड आता है वो आता है एंटीजन। एंटीजन नाम सुना होगा आपने, एंटीजन। तो अब आपको पता चल गया कि एंटीजन असल में कुछ नहीं होता, सेल के ऊपर जो स्पेशलाइज रिसेप्टर्स होते हैं उन्हें एंटीजन कहते हैं। सेल के ऊपर जो स्पेशलाइज रिसेप्टर्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? एंटीजन कहते हैं। अब एक हमारे सेल्स है, तो हमारे सारे सेल्स पे एंटीजन होगा, रिसेप्टर्स होंगे नहीं होंगे? तो हम कहेंगे हमारे हर सेल्स पे क्या है? एंटीजन है। अगर हमारे अंदर बैक्टीरिया आ गया तो वो उसके ऊपर भी उसके रिसेप्टर्स होंगे, वो अलग तरह के होंगे, उनको भी क्या कहा जाएगा? एंटीजन। तो सवाल ये है कि फिर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे एंटीजन की बात हो रही है या बैक्टीरिया की? तो टू डिफरेंशिएट दैट, हम कहते हैं कि मैकेनिज्म बाद में पढ़ेंगे, पहले हमें पता होना चाहिए कि एंटीजन दो तरह का होता है। एक होगा सेल्फ एंटीजन। सेल्फ एंटीजन का मतलब जो हमारे अपने सेल्स के एंटीजन है,
एंटीजन किसे कह रहे हैं? हमारे सेल पे मौजूद रिसेप्टर्स को। तो हमारे सेल के अपने जो एंटीजन हैं उन्हें क्या कहा जाएगा? यानी जब आप अपने आंसर्स लिखेंगे, अपने सवाल में जिक्र करेंगे, तो आप अगर अपने एंटीजन की बात कर रहे हैं तो सेल्फ एंटीजन का वर्ड आएगा, और अगर आप बात कर रहे हैं बाहर से आने वाले एंटीजन की जो आपके लिए हार्मफुल है, तो उसे कहेंगे नॉन सेल्फ एंटीजन या फॉरेन एंटीजन। ठीक है, तो बॉडी किसके खिलाफ रिएक्ट करेगी? सेल्फ एंटीजन के खिलाफ या नॉन सेल्फ? नॉन सेल्फ। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब आ जाओ। तो मान लेते हैं कि हमारी बॉडी में एक बैक्टीरिया आ गया। क्या आ गया भाई? ये बैक्टीरिया आ गया हमारी बॉडी में। मतलब ऐसे शेप तो नहीं होता है, राइट? अरे बस समझने के लिए बनाया है ना लल्लू लाल, क्या बातें कर रहे। और ये उसके क्या है? स्पेशलाइज, अरे बोलो यार, नॉन सेल्फ एंटीजन। अभी कहा मैंने वर्ड इस्तेमाल करो, बस पता नहीं क्या गधों को सिखा रहा हूं मैं, भाई वर्ड इस्तेमाल तो करो। अच्छा, डोंट टेक इट डीपली। नॉन सेल्फ एंटीजन, ठीक है। मेरे बच्चे, जब बैक्टीरिया बॉडी में डिटेक्ट हुआ, अब न्यूट्रोफिल आएंगे यहाँ। अच्छा ध्यान में रखना, न्यूट्रोफिल कभी भी खुद नहीं आते, मैक्रोफेज कभी भी खुद। अब असल में जैसे जैसे आपने पढ़ोगे तो अंदाजा होगा कि इम्यून रिस्पॉन्स जो है ना, वो एक वेब की तरह काम करता है, जिसकी शुरुआत कभी भी न्यूट्रोफिल या मैक्रोफेज से नहीं होती। लेकिन तुम पढ़ पहले वो रहे हो, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये खुद से नहीं पहुंच जाएंगे यहाँ बैक्टीरिया के पास, इनको बुलाया जाए। इनको क्या किया जाए? कौन बुलाएगा ये बाद में जाएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए मान लीजिए कि नॉन सेल्फ एंटीजन को बॉडी ने क्या कर लिया? डिटेक्ट कर लिया कि यार ये भाई, ये तो हमारी बॉडी का नहीं है, बाहर से आया, ये खारिजी है। नॉन सेल्फ एंटीजन को बॉडी ने डिटेक्ट किया, तो यहां से क्या होगा बेटा? केमिकल सिग्नल रिलीज होना शुरू हो जाएंगे। कैसे होंगे वो नहीं पूछेगा फिलहाल तुमसे कोई। केमिकल सिग्नल्स रिलीज होना शुरू हो जाएंगे, और उन केमिकल सिग्नल्स को ब्लड में घूमता हुआ कौन रिसीव करेगा? न्यूट्रोफिल। जब न्यूट्रोफिल को वो अलार्म सुनाई देगा, केमिकल अलार्म, बचाओ 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 बचाओ, चोर आ गए चोर आ गए, डकेत डकेत डकेत, मारो मारो, तो न्यूट्रोफिल क्या है? फेगोसाइट है ना, भूखा शेर है, इसने बोला अब तो खुराक मिलेगी अच्छी। तो ये ब्लड फ्लो में पहुंचेंगे एट द साइट ऑफ इंफेक्शन, एट द साइट ऑफ नॉन सेल्फ एंटीजन। समझ रहे हो? तो बेटा ये जो मूवमेंट हुई न्यूट्रोफिल की, खुद ब खुद ही हो गई क्या? ड्यू टू केमिकल सिग्नल हुई ना। तो इस केमिकल सिग्नल की वजह से मूवमेंट हुई है, इसीलिए इस मूवमेंट को कहते हैं कीमोटेक्सिस। क्या कहते हैं? कीमोटेक्सिस। तो मान लीजिए ये न्यूट्रोफिल है, और जाहिर डब्ल्यूबीसी में हम पढ़ चुके हैं कि ये न्यूक्लियस न्यूक्लियस होगा, इसमें नहीं होगा, और लोब्यूलर न्यूक्लियस होता है। ठीक है जी, ये 3 न्यूक्लियस नहीं है, लोब्यूलर न्यूक्लियस है। ये भाई साहब पहुंचे कहां पर? इनके पास। कैसे पहुंचे इसके हम मेंशन कर देते हैं, दिस इज व्हाट? कीमोटेक्सिस हुई, यानी केमिकल सिग्नल्स यहां से क्या हुए? अरे बोलो भाई, रिलीज हुए, और उनको उनके, यानी कभी भी एमसीक्यू में कभी भी आप इम्यून रिस्पॉन्स स्टार्ट न्यूट्रोफिल से नहीं करोगे, इनको बुलाया गया, स्टार्ट करने वाला कोई और है। अब जब ये यहां पहुंचे, इन्होंने देखा भाई नॉन सेल्फ एंटीजन मौजूद है। अब ये क्या करते हैं? आए आए आए, ये उसके करीब जाते हैं। क्या करते हैं भाई? करीब जाने के बाद अपनी बाहें ये उसके गिर्द, उसकी तरफ फैलाना शुरू कर देते। इमेजिन करें कि मैं न्यूट्रोफिल और ये है नॉन सेल्फ एंटीजन। इतना बड़ा एंटीजन में डाइजेस्ट नहीं कर सकता, लेकिन कोशिश कर लेते। ठीक है ना, ये है नॉन सेल्फ एंटीजन। तो मैं क्या करूंगा कि मैं इनकी तरफ अप्रोच करूंगा। अब लिसन किया, अब मैं क्या करूं? मेरे हाथ लंबे, तो मैं अपने हाथ और लंबे करके ऐसे 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 ऐसे, और ये हंसा लिया ना इनको, यही होने वाला है। सही। नॉन सेल्फ एंटीजन क्या करेंगे? ये उनके करीब जाते हैं, और डायग्राम में आपको दिखाता हूं कि क्या करते हैं।
2 मिनट रुके, जो याद आया है। अप्रोच करता है, और अप्रोच करके नेक्स्ट डायग्राम में देखिएगा मोहतरम कि ये अप्रोच करके भाई साहब, डायग्राम बनाना, सारा गेम डायग्राम की है। ये नॉन सेल्फ एंटीजन थे, और ये भाई साहब जो हैं वो बहुत ही ज्यादा करीब आ जाते हैं इनके, ये आ गए करीब। और करीब आने के बाद ये अपनी जो सेल मेम्ब्रेन है ना, इसको टूवर्ड्स दी नॉन सेल्फ एंटीजन को इस तरह से इसकी ग्रोथ शुरू करा देते हैं, अपनी बाहें फैला। इसे कहते हैं फॉल्स आर्म्स, फॉल्स आर्म्स, जिनको हम कहते हैं सीडोपोडिया, सीडोपोडिया, नाम याद रखना। फॉल्स आर्म समझ लो जी। नहीं, नहीं कर सकते, नहीं 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 कर सकते, इतने आराम आराम से करा रहा हूं भाई। नॉन सेल्फ एंटीजन को बॉडी ने डिटेक्ट किया, वहां से अलार्म बजाना शुरू किया, और वो अलार्म क्या है, केमिकल सिग्नल्स होते हैं। इन केमिकल सिग्नल्स को रिसीव किया न्यूट्रोफिल्स ने, ठीक है। और वो न्यूट्रोफिल्स इस केमिकल सिग्नल को रिसीव करके जहां से वो केमिकल सिग्नल रिलीज हो रहा था उस तरफ मूव कर रहे हैं। तो ये जो मूवमेंट है इन रिस्पॉन्स टू केमिकल सिग्नल, इस मूवमेंट को कीमोटैक्सिस कहते हैं। तो बेसिकली यूं कहेंगे कि न्यूट्रोफिल कीमोटैक्सिस की वजह से केमिकल सिग्नल्स को ट्रेस करते हुए एट द साइट ऑफ इंफेक्शन पहुंच गए। इज दैट क्लियर? Sir, the sort of, I should say, consumption of these non-self antigens, इसको भी कीमोटैक्सिस कहते हैं। कंजम्पशन नहीं बेटा, मूवमेंट, टैक्सिस कहते हैं मूवमेंट को, ठीक है, और केमिकल सिग्नल की वजह से जो मूवमेंट हुई है उसे कीमोटैक्सिस कहते हैं। when it like kills these non-self antigens, इसका कोई प्रोसेस का नाम important फैगोसाइटोसिस पढ़ रहे हैं ना हम, क्या हो गया, मैकेनिज्म ऑफ फैगोसाइटोसिस है ना। अरे भाई, तो स्टेज 1 में क्या हुई, कीमो, अरे बोलो, स्टेज 1 में क्या हुई, कीमोटैक्सिस। स्टेज 2 में क्या हुआ, सीडोपोडिया फॉर्मेशन। ये क्या हो रही है, सीडोपोडिया। सीडोपोडिया फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि जो फॉल्स आर्म्स हैं वो ग्रो कर रहे हैं। और बेटा इमेजिन करो, जैसे अभी मैंने कहा ना, ऐसे हाथ ग्रो करेंगे 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 और फिर एक दूसरे को ऐसे पकड़ लेंगे ऐसे करके। तो अगर मैं नेक्स्ट डायग्राम में तुम्हें डायरेक्टली दिखाऊं तो क्या होने वाला है, देखना। ये देखो, ये इस तरह से, ये यूं करके और ये यूं करके ये ग्रो कर रहे हैं। और ये देखो, ये जो हमारे वो आए थे भाई साहब बाहर से, ये वो ये रहे, समझ रहे हो, ये सीडोपोडिया ऐसे ग्रो करते जाएंगे। और ग्रो करते 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 करते, अगर तुम इमेजिन कर पा रहे हो क्या होगा, समझ गए कि सीडोपोडिया ग्रो करते करते क्या करेंगे, ये पूरे आपस में इस तरह से क्लोज जाएंगे, और सिचुएशन कुछ ये आ जाएगी। ये अब नेक्स्ट नेक्स्ट डायग्राम देखो, डायग्राम की गेम है सारी। ये न्यूट्रोफिल था, और यहां बन गया एक छोटा सा वैक्यूल। क्या बन गया, कैसे बन गया वैक्यूल, समझ में आया नहीं आया, डायग्राम देखो ना वाली। ये जब ऐसे करके एक दूसरे से मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, एक छोटा सा वैक्यूल बन जाएगा, ऐसे छोटा सा था। वो सीडोपोडिया फॉर्मेशन थी। उसके बाद ये इंगल्फिंग हो रही है स्टेज 3 में, यानी स्टेजेस अगर इंगल्फमेंट हो रही है, इंगल्फमेंट। और उसके बाद जब इंगल्फ हो गया, ये जो वैक्यूल बन गया, इसे हम कहते हैं फैगोसाइटिक वैक्यूल। तो ये है फैगोसाइटिक वैक्यूल फॉर्मेशन, कि वो इंगल्फ करके उसने क्या किया, उसको एक वैक्यूल में बंद कर लिया। वैक्यूल किसे कहते हैं, हम थैली को कहते हैं ना। तो इसने सीडोपोडिया के थ्रू इसको एक वैक्यूल में बंद कर लिया। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी टिल दिस पॉइंट? ये तो मैकेनिज्म ऑफ फैगोसाइटिस पूरा आएगा 4 नंबर में, इसमें स्टेजेस तुम्हारे बता ही रहा हूं, ठीक है। अब मेरे बच्चे, जब वैक्यूल बन गया तो न्यूट्रोफिल का काम क्या है, खाना पीना। इनको अल्लाह ताला ने बड़ा मुंह दिया, देखो बड़ा मुंह खोल के ले लिया ना अंदर, एंडोसाइटोस कर लिया, एंडो
अब इनके पास जाहिर है इस खाने को हजम करने की चीजें भी तो होंगी ना, तो बेटा इनके पास होते हैं लार्ज नंबर ऑफ लाइसोसोम्स। क्या होते हैं लाइसोसोम्स? क्या होते हैं? अगर आपने कभी मेरे यूट्यूब लेक्चर में देखा हो, इनको सुसाइड सेक्स कहते हैं। असल में ये वो हैं, थैलियां होती हैं जिनमें खतरनाक किस्म के हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। कहां पढ़ा हमने? सेल में। खतरनाक किस्म के हाइड्रोलिटिक क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं। तो लाइसोसोम्स अल्लाह ताला ने इनको खूब दिए हैं। क्यों दिए हैं? ताकि ये अपना काम अच्छे से कर सके। तो होता क्या है, जब फेगोसाइटिक वैक्यूल बन जाता है तो ऑल दीज लाइसोसोम्स स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स, देखो बेटा, मूविंग टूवर्ड्स दिस फेगोसाइटिक वैक्यूल। समझ रही हो नहीं समझ रही हो? ये पढ़ा है ना पहले 10th ग्रेड में, तुमने याद आ रहा है? अब मेरे बच्चे, हाँ तो जाहिर है वही पढ़ाते हैं, सही, मैं तो यहाँ तफरीह करा रहा हूँ तुम्हें। तो बेटा क्या कर रहे हैं, ये फेगोसाइटिक वैक्यूल की तरफ जाते हैं और जाकर क्या करते हैं बेटा, दे गेट फ्यूज्ड विद द फेगोसाइटिक वैक्यूल। ये नेक्स्ट डायग्राम में मैं क्या दिखा रहा हूं कि गए और जाकर क्या करते हैं बच्चे, बोलो, ये फेगोसाइटिक वैक्यूल की मेम्ब्रेन के साथ क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं और अपना कंटेंट अंदर रिलीज कर देते हैं। अपना डाइजेस्टिव कंटेंट, खतरनाक किस्म वाला कंटेंट अंदर क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं। और आप जानते हैं कि डाइजेस्टिव एंजाइम कंटेन कर रहे हैं, तो वो जो कंटेंट रिलीज होता है उसका काम ही क्या होता है, सब चीजों को डाइजेस्ट कर देना, ब्रेक डाउन कर देना। मैंने पहले पढ़ाते ही बताया था कि अगर सेल में रिलीज हो जाए, सेल में फट जाए, तो सेल को डाइजेस्ट कर देते हैं। तो फेगोसाइटिक वैक्यूल के अंदर क्या होता है बेटा, ये जो लाइसोसोम्स हैं ये सुसाइड सैक्स कहलाते हैं। खतरनाक एंजाइम्स इनके पास मौजूद होते हैं जो ये इस फेगोसाइटिक वैक्यूल में क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं। तो वो एंजाइम जाके क्या करेंगे, इस बैक्टीरियल बॉडी को, इस नॉन सेल्फ एंटीजन को मुकम्मल तौर से डाइजेस्ट कर देंगे। तो नेक्स्ट डायग्राम देखो क्या होगा। नेक्स्ट डायग्राम में हम क्या दिखा रहे हैं कि ये जो बैक्टीरिया भाई साहब बड़े चौड़े हो रहे थे, अब ये बैक्टीरिया की पूरी बॉडी ऐसे छोटे 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 टुकड़ों में टूट फूट गई। अब इसको हम कहते हैं एक्सक्रीटरी वैक्यूल। अब जिसको अब तक हम फेगोसाइटिक वैक्यूल कह रहे थे, इसको क्या कहेंगे अब? क्यों? क्योंकि अब पहले तो इसमें इसको खाकर अंदर लेकर आए थे, अब तो इसको तोड़ फोड़ के, जब सब तोड़ फोड़ कर दी तो तोड़ फोड़ के क्या बच गया इसमें, कचरा। तो हमने अभी एक्सक्रीशन का चैप्टर पढ़ा है, जब अब वेस्ट बन जाता है तो वेस्ट को निकालना होता है ना, उस वेस्ट की निकालने को हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन। तो इसीलिए अब इस वैक्यूल का नाम क्या पड़ जाता है, जिसे सेल मेम्ब्रेन की तरफ मूव कराया जाता है। और फिर सेल मेम्ब्रेन की तरफ जब ये मूव करता है तो अल्टीमेटली क्या होता है, इस कचरे को सेल के बाहर एक्सोसाइटोस कर दिया जाता है। इस कचरे को बोलो बेटा, सेल के बाहर कैसे एक्सोसाइटोस, ये ऐसे करके आता है, सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाता है और अपने कचरे को ऐसे बाहर रिलीज कर, इसको कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। And that's how phagocytosis of neutrophil works. कोई इतना मुश्किल तो नहीं है, जरा गौर से देखो क्या हुआ कि फ्रॉम द साइट ऑफ इंफेक्शन, जहां नॉन सेल्फ एंटीजन डिटेक्ट हुआ था, वहां से केमिकल सिग्नल रिलीज हुए। उन केमिकल सिग्नल्स को ट्रेस करके कौन पहुंचा वहां पर, न्यूट्रोफिल पहुंचे। फिर उन्होंने वहां आकर सीडोपोडिया बनाना शुरू किए टू इनगल्फ दैट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, नॉन सेल्फ एंटीजन जब सीडोपोडिया बनता गया, इंगल्फमेंट होती गई, यहां तक कि एक फेगोसाइटिक वैक्यूल हो गया, बन गया जो एंडोसाइटोस हो गया। फिर सेल्स के अंदर स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेल जो लाइसोसोम्स कहलाते हैं, वो मूव होने लगे टुवर्ड्स द फेगोसाइटिक वैक्यूल। वो जाकर फ्यूज हुए और अपना कंटेंट रिलीज किया और डाइजेस्ट कर दिया नॉन सेल्फ एंटीजन को। जब नॉन सेल्फ एंटीजन डाइजेस्ट हो गया तो अब इस वैक्यूल को क्या कहा गया, एक्सक्रीटरी वैक्यूल, जिसे सेल क्या करता है, एक्सोसाइटोस कर देता है। इज दैट क्लियर बच्चों? हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम है जो हमारी बॉडी को अगेंस्ट ऑल दी हार्म्स प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। हमारे इम्यून सिस्टम को हम 3 मेजर डिफेंस लाइन में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बैरियर के तौर पे काम करती है, और सेकंड और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो WBC जो ब्लड में मौजूद हैं, या मैंने ये भी बताया था कि सारे WBC ब्लड में मौजूद नहीं होते। WBC कहाँ है, एक WBC की वैरायटी ब्लड में मौजूद है, और दूसरे कौन से हैं जो लिम्फ में मौजूद है, कहाँ मौजूद है, लिम्फ में, अनदर फ्लूइड। और तीसरे वो हैं जो लिवर और स्प्लीन में स्टोर्ड है। तो WBC व्हाइट ब्लड सेल्स सारे ब्लड में मौजूद नहीं होते।
A huge army of WBC is there in blood, another army is there in lymph, and a huge army is stored in liver and spleen. तो WBC को 3 अलग जगह पे हम देखते हैं बॉडी में। समझ में आ रही बात? ये एंगल पता होना जरूरी। तो फेगोसाइटोसिस का मैकेनिज्म समझ में आ गया। अब अगला सवाल जो बर्निंग क्वेश्चन है वो क्या है कि भाई जो हमने शुरू में कहा कि फेगोसाइट जो है वो कहाँ लिखा था, ये कि न्यूट्रोफिल भी फेगोसाइट है और मैक्रोफेज भी फेगोसाइट है। तो जब दोनों फेगोसाइट है तो दोनों की फेगोसाइटोसिस में कोई फर्क है या दोनों को ही अलग नाम दे दिया? बिल्कुल फर्क है, बिल्कुल फर्क है। मेरे बच्चे लिसन वेरी केयरफुली। न्यूट्रोफिल उन नॉन सेल्फ एंटीजन को खाते हैं जो अभी हमारे सेल में नहीं घुसे। मान लीजिए बैक्टीरिया आपकी बॉडी में आया, ब्लड में घूम रहा था, ब्लड में, बस इसको पकड़ लिया, खा गए। जब कोई नॉन सेल्फ एंटीजन हमारे सेल में घुस गया, कोई बैक्टीरिया आया आपके लंग के सेल में घुस गया, कोई बैक्टीरिया आया आपके लिवर में घुस गया, कोई बैक्टीरिया आया आपकी किडनी के सेल में चला गया है, मसल के सेल में चला गया है। अब मेरे बच्चे जब कोई भी नॉन सेल्फ एंटीजन कहां चला जाए, आपके सेल में घुस जाए, चाहे वो उसको इन्फेक्ट कर रहा हो या ना कर रहा हो, तो मेरे बच्चे अब यहां पर न्यूट्रोफिल किसी काम के नहीं हो, क्योंकि एक तो साइज में भी छोटे होते हैं, ये हमारे सेल को नहीं खा सकते। हमारा सेल क्या होता है? बड़ा सेल होता है साइज में, बैक्टीरिया से तो बहुत बड़ा होता है। दूसरा ये कि जब ये सेल, जब नॉन सेल्फ एंटीजन हमारे सेल में चला जाता है तो ये छुप जाता है और इसको पकड़ना न्यूट्रोफिल के बस का नहीं है। तो बेसिक बहुत आसान लफ्जों में बता रहा हूं, तो असल में मैक्रोफेज कहां, मैक्रोफेज में एबिलिटी होती है कि वो हमारे सेल्स को खा सकते हैं। इसीलिए याद करो जब मैंने ब्लड पढ़ाया था आरबीसी, मैंने बताया था आरबीसी की लाइफ जब पूरी हो जाती है तो वो लिवर और स्प्लीन में मैक्रोफेज से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो मैक्रोफेज में क्या एबिलिटी होती है कि वो हमारे सेल्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। कौन से? नॉर्मल या एबनॉर्मल? एबनॉर्मल। एबनॉर्मल का मतलब है कि हमारे सेल जो खराब हो रहे हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे, हमारे सेल जो इन्फेक्टेड सेल हैं उनको क्या कर देंगे। ये काम न्यूट्रोफिल नहीं कर सकता। न्यूट्रोफिल जब तक कोई नॉन सेल्फ एंटीजन सेल के बाहर घूम रहा है ना, तब तक उसको पकड़ के मार सकता है। या सेल के अंदर ग्रो कर रहा था और फिर उसका कुछ ग्रोथ के बाद कुछ जो उसकी स्पीसीज है वो बाहर आ गए तो उनको मार दो। लेकिन जब कोई भी नॉन सेल्फ एंटीजन घुस गया सेल के अंदर, तो अब मेरे बच्चे वो न्यूट्रोफिल से रिकॉग्नाइज नहीं हो सकता। उसको मारने का काम किसका है? मैक्रोफेज का। तो मालूम हुआ कि मैक्रोफेज हमारे सेल्स को मारते हैं। किसको मारते हैं? कौन से? जो इन्फेक्टेड हो, जो हमारे जो इन्फेक्ट, उसमें ये नहीं होता कि इन्फेक्टेड सेल, मान लो ये एक सेल है इन्फेक्टेड है, तो ये नहीं होता कि हम इसके अंदर घुसेंगे, इसका वो बैक्टीरिया निकालेंगे, उसको मारेंगे। नहीं नहीं, पूरे सेल को ही उड़ा देंगे, क्योंकि हम तो सेल डिवाइड करके बना सकते हैं ना दोबारा। तो अगर हमारा कोई सेल इन्फेक्ट हो जाता है तो ये नहीं होता कि उस सेल को अंदर निकालो फिर ठीक करो, नहीं, उसका उड़ा दो, मार दो, उसको नया बना देंगे। समझ रहे हो? तो वहां कौन आ जाता है? मैक्रोफेज। तो ये फर्क होता है। ये बहुत ही डाइल्यूटेड और लेकिन एग्जैक्ट बात बताइए कि दोनों, ये आप कभी पूछते भी नहीं क्योंकि आप तो गधे। तो दोनों फेगोसाइट्स हैं, दोनों फेगोसाइटोसिस करते हैं, लेकिन दोनों की फेगोसाइटोसिस में फर्क है। न्यूट्रोफिल जो है वो सेल की बाहर की फेगोसाइटोसिस देख रहे हैं, और जब कोई ऑर्गेनिज्म सेल के अंदर चला जाता है तो अब इस हमारे सेल को खाने के लिए बड़े सेल्स चाहिए, और मैक्रोफेज सबसे बड़ा सेल होता है बॉडी में, मतलब ब्लड के अंदर आरबीसी से भी बड़ा होता है मैक्रोफेज। इसलिए ब्लड क्या, समझने की बात होता है क्या कि मैक्रोफेज ब्लड में 1% से भी कम होती है। मैक्रोफेज की फ्लोटिंग फॉर्म नहीं होती। इतना बड़ा सेल है, अरे ब्लड में फ्लो करते रहेगा, जगह जगह तो फंस जाएगा ही, जगह जगह नैरो वेसल्स में क्या होगा, फंस जाएगा। देखो सोचा नहीं है तुमने, कोई गोबर दिमाग। मजाक कर। तो बड़ा सेल है इसलिए अल्लाह ताला ने ज्यादा ब्लड में नहीं रखे हैं। तो ये होते हैं लिवर और स्प्लीन में ऐसे बैठे होते हैं, सो रहे होते हैं। जैसे आर्मी होती है ना, वो बैठी होती है अपने बेस पर, एकदम खबर आई, अरे भाई इन्फेक्शन हो गया। अच्छा मजे की बात क्या है, मैक्रोफेज शुरू में मैक्रोफेज नहीं होते, दे आर मोनोसाइट्स। नाम सुना है मोनोसाइट? ये एक कार्टून आता था बचपन में, ही मैन, देखा है तुमने? मेरे बचपन में आता, तुमने कहां से देखा? ही मैन बड़ा फेमस कार्टून था। उसमें एक शहजादा एडम होता है, बड़ा नेक शहजादा होता है, दुबला पतला कांकड़ी सा होता है, लेकिन नेक होता है। तो उसको एक मैजिकल तलवार मिलती है। तो वो होता क्या है, जब भी उसके अपने किंगडम में कोई परेशानी आती है तो वो जाता है साइड में, अपनी तलवार को ऐसे बुलंद करता है, तो फिर वो आसमान से बिजली आती है और उसके मसल जैसे फटके पूरा बड़े हो जाता है, फुल जाइंट आदमी में कन्वर्ट हो जाता है, और चाकू जैसी तलवार बड़ी तलवार बन जाती है, और आवाज ही भारी हो जाता है। मुझे बड़ा पसंद था। और फिर वो दुश्मनों को मारता है।
समझे, छोटे चाकू से बड़ी तलवार बन जाती है और वो बड़ा पावरफुल बंदा बन जाता है। तो बिल्कुल इसी तरह मोनोसाइट्स होते हैं। तो मोनोसाइट आर लाइक शहजादा एडम, ये सो रहे होते, फिर इनको पता चलता है इन्फेक्शन हो गया, दे ऑल्सो डू लाइक दैट, फिर ये बड़े होकर एक बड़ा सेल बन जाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, मैक्रोफेज, एंड देन दे गो देयर एंड देन दे इंगल्फ दी। मैकेनिज्म सेम ही है लेकिन टारगेट डिफरेंट है। मैक्रोफेज हमारे सेल्स को खाते हैं, न्यूट्रोफिल डायरेक्टली नॉन सेल्फ एंटीजन को खाते हैं, जबकि मैक्रोफेज उस सेल को खाते हैं जिसमें नॉन सेल्फ एंटीजन होता है। फर्क है दोनों में। मैक्रोफेज हमारे सेल्स को खाते हैं, हमारे एबनॉर्मल सेल्स को, हमारे। इसीलिए कैंसर की ट्रीटमेंट का जो मॉडर्न थेरेटिकल अप्रोच है जिसको हम ट्राई कर रहे हैं, नॉर्मली हम कीमोथेरेपी जब करते हैं तो क्या है अप्रोच कि ड्रग्स जाएं और जाके एबनॉर्मल सेल को डिस्ट्रॉय करें। तो ड्रग्स क्या करती है, एबनॉर्मल सेल को तो डिस्ट्रॉय करती है लेकिन सराउंडिंग में नॉर्मल सेल्स को भी डिस्ट्रॉय करती है। तो हमारी थेरेटिकल अप्रोच क्या है कि हम ऐसे एजेंट्स डेवलप करें जो हमारे मैक्रोफेज को जाके ट्रिगर करें और उनको बोलें कि जाके खा लो इनको, ताकि वो स्पेसिफिकली एबनॉर्मल सेल्स को खाएं खाली। तो इससे कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट बहुत ही कम हो जाएंगे। अभी क्या होता है जब हम कीमोथेरेपी पे जाते हैं तो एबनॉर्मल सेल्स से नॉर्मल सेल्स भी मर रहे होते, कत्लेआम हो रहा है दर वाला। तो मैक्रोफेज हैज द एबिलिटी टू ईट योर सेल। इसीलिए अगर मैक्रोफेज का दिमाग घूम जाए ना, मैक्रोफेज का दिमाग, देयर इज अ कंडीशन जिस जो ल्यूकेमिया की कंडीशन है जिसमें मैक्रोफेज का कैंसर हो जाता है, एबनॉर्मल मैक्रोफेज बनना शुरू हो जाते हैं। वो क्या करते हैं, आपकी बॉडी को ही खा जाते हैं। आप तो चला, आप अल्ट्रासाउंड कराने गए, स्प्लीन ही नहीं आ रहा, स्प्लीन खा गए, अपने पूरा स्प्लीन खुद ही डाइजेस्ट कर गए, लिवर लोग खा गए, बंदा नहीं बचता उसमें। अगर ल्यूकेमिया मैक्रोफेज ल्यूकेमिया हो, बंदा मर जाता है, बचने का कोई चांस नहीं, वेरी हाई ऑब्वियसली। मतलब अगर आपको डिटेक्ट हुआ, जब तक डिटेक्ट होगा तब तक आपका आधा लिवर जा चुका होगा, आधा स्प्लीन पूरी जा चुकी होगी, आधा पेनक्रियास जा चुका होगा। बस अल्लाह से दुआ कर, दुआए मगफिरत। इनिशियल स्टेजेस में पता ही नहीं चलता ना। असल में जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना, कैंसर कभी भी एट अ ग्लांस पता नहीं चलता, अनलेस अंटिल कोई ऑब्वियस सिम्टम हो। एक बंदा गया, इतनी बड़ी गुठली लेके गया, तो ज़ाहिर है एक मांस होना खुद कैंसर की अलामत है, तो वो तो। लेकिन एक बंदा गया जो बस बोल रहा है मैं कमजोरी महसूस कर रहा हूँ, कुछ खा, तो डॉक्टर ने बोला हाँ कैंसर हो गया, तो जाहिर है पहले वो सारे बेसिक जो चीजें हो सकती हैं उसको रूल आउट करेगा। और किसी बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन में कैंसर डायग्नोस थोड़ी होता है। अगर आप यूरिन डीआर कराएंगे या सीबीसी कराएंगे तो कैंसर का थोड़ी पता लग जाएगा। तो डेफिनेट इसीलिए यूजुअली क्या होता है कि जब हिस्ट्री ले रहे होते हैं तो हिस्ट्री टेकिंग पे अगर पता चल रहा है कि यार फैमिली में कैंसर है, या हिस्ट्री टेकिंग पे आपको कोई ऐसी चैलेंजिंग एक कोई बहुत ऑब्वियस हिस्ट्री पता चली, तो फिर आप डॉक्टर कैंसर की तरफ सोचते हैं। अदर देन अगर आप लंप या मास के साथ जा रहे हैं, मुंह में मास हो गया है या बॉडी पे मास है, कहीं पर लंप आ गया, तो डॉक्टर कैंसर को शुरू में ही जहन में आ जाता है उसके कि भाई मुझे इसको भी डिफरेंशियली डायग्नोज करना है, ये कैंसर तो नहीं है। अदरवाइज अगर डिफ्यूज है बॉडी में, घंटा नहीं पता चलता, क्योंकि कैंसर जो है बड़ा स्लोली एक्ट कर रहा होता है। तो सिम्टम्स आते हैं। अब मिसाल के तौर पे लिवर खा रहे हैं तो क्या होगा, लिवर के सिम्टम्स आएंगे ना, तो आप लिवर टेस्ट कराओगे तो पता चलेगा यार कि जनाब वाली लिवर फंक्शन सही नहीं आ रहा, तो आप बोलोगे यार लिवर फंक्शन को ट्रीट करते हैं। आप ट्रीट करोगे फायदा ही नहीं होगा, फिर आप इवेंचुअली जाके एंडोस्कोपी या अल्ट्रासाउंड और तमाम चीजें करोगे, अरे भाई लिवर का लो भी गायब हो गया, अरे भाई याद है, इस तरह से सही। तो डॉक्टर के लिए प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता कि आप गए डॉक्टर ने हाँ हाँ कैंसर है लेट जाओ तुम्हारा इलाज होगा, ऐसा नहीं होता। समझ में आ गई बात बेटा? फैगोसाइटोसिस वाला पार्ट खत्म हो गया, इंशाल्लाह ताला हम लोग बी सेल वाले पार्ट से शुरुआत करेंगे सैटरडे को। ये बात समझ में आ गई, डिफरेंस ऑफ फैगोसाइटोसिस ऑफ न्यूट्रोफिल, और वो समझ में आया। दोनों का मैकेनिज्म ऑलमोस्ट सेम है लेकिन दोनों का टारगेट साइट बिल्कुल ही डिफरेंट। सही है, सही है भाई, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। जो न्यूट्रोफिल है वो नॉन सेल्फ एंटीजन को खाते हैं, जो मैक्रोफेजेस हैं वो आप उस सेल को खा जाते हैं जिसमें नॉन सेल्फ एंटीजन होता है, जो हमारा ही सेल होता है। हेलो